हेलो, हाँ बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परमाणु संरचना के ऊपर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से या स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसको कह सकते हैं आप। परमाणु संरचना में हमारे पास काफ़ी सारी 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। 30% सिलेबस में काफ़ी सारी चीज़ों को हटा दिया गया है। जैसे स्टार्टिंग अगर हम परमाणु संरचना की बात करेंगे तो सबसे पहले हम डाल्टन की बात करते हैं। तो डाल्टन का एटॉमिक मॉडल आता है, उसके बाद डाल्टन के एटॉमिक मॉडल के बाद थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आता है, उसके बाद रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आता है। तब जो है हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल शुरू होता है। तो यहाँ पे जो बोर का एटॉमिक मॉडल है ये आपके सिलेबस में रख दिया गया है। तो इससे पहले जैसे आपने पढ़ा होगा कि डाल्टन ने बताया था कि परमाणु एक सूक्ष्मतम कण होता है जिसको फर्दर हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, वो अंतिम होता है। परंतु बाद के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बात डिस्कार्ड कर दी थी या हटा दी थी, मानने से इनकार कर दिया था। तो उसके बाद जो है उनके प्रयोग के ऊपर थॉमसन का परमाणु मॉडल आया था। थॉमसन ने ये कहा था कि थॉमसन के अकॉर्डिंग ये था कि परमाणु एक विद्युत उदासीन गोला है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर इसे कह सकते हैं आप, जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है पूरे एटम्स पर समान रूप से स्प्रेड होता है या फैला होता है, और उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स के लिए कोई सिस्टमेटिक क्रम नहीं होता है। तो ये सारी बातें रदरफोर्ड ने इनके एटॉमिक मॉडल को भी अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने जो है न्यूक्लियस ढूंढ लिया था, सोने की पतली पन्नी लेकर के उसके परमाणुओं पर अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट किया था, तो एटम्स में बहुत सारा स्पेस खाली उनको मिला और इलेक्ट्रॉन भी एक निश्चित कक्षा के अंतर्गत रोटेट करते हैं, ये बात रदरफोर्ड ने बताई थी। और जो सॉलिड मास है जो परमाणु के भीतर किसी एक केंद्र पे होता है और उसी में ही पॉजिटिव चार्ज स्थिर होता है। रदरफोर्ड की बातें थी। उसके बाद रदरफोर्ड्स के बाद अब हम कुछ रदरफोर्ड्स की कुछ ड्रॉबैक्स या कमियों को नील्स बोर ने यहाँ पे दूर किया है। तो अब यहाँ से हमारे सिलेबस में ही रख दिया गया है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बोर का परमाणु मॉडल या एटॉमिक मॉडल ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल इसे कहते हैं। 1913 में ये आया था। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल पर कुछ कमियां को दूर करने का प्रयास किया। इन्होंने जो है मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया इस काम के लिए। तो मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या था, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, ऊर्जा का उत्सर्जन का मतलब जो एनर्जी है वो उत्सर्जित होती है या अवशोषित होती है, वो एक कॉन्टिन्यूअस वे में नहीं होती या निरंतर क्रम में नहीं होती है, बल्कि जो एनर्जी का उत्सर्जन या अवशोषण होता है वो ऊर्जा के पैकेट के रूप में होता है। ऊर्जा के पैकेट या एनर्जी बंडल्स इन्हें इंग्लिश में कहते हैं, इसके फॉर्म में होता है। और ऊर्जा के इन पैकेटों को क्वांटा, जो ऊर्जा के बंडल्स हैं या पैकेट्स हैं, इनको क्वांटा शब्द यूज किया गया है, क्वांटा कहते हैं। और प्रत्येक बंडल या क्वांटा की एनर्जी ई, उसकी आवृत्ति न्यू, उसकी आवृत्ति न्यू मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू में न्यू के समानुपाती होती, कह सकते हैं हम यहाँ पर समानुपाती होती है, या उसके बीच में एक संबंध है। मतलब जो एनर्जी बंडल हैं या क्वांटा है उनकी एनर्जी ई उस ऊर्जा उस क्वांटा की आवृत्ति न्यू या फ्रीक्वेंसी न्यू के समानुपाती है या उनमें एक संबंध है। अब समानुपाती है कहेंगे तो मैं यहाँ पे ई प्रोपोर्शनल टू न्यू कहूँगा, यानी कि क्वांटा की एनर्जी उसकी फ्रिक्वेंसी न्यू के समानुपाती। तो अब समानुपाती हटाएंगे या प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो कांस्टेंट वैल्यू होगी एच, और एच को हम कहते हैं प्लांक कांस्टेंट। तो प्लांक कांस्टेंट एच की वैल्यू मैं आपको आगे बताऊंगा।
ये 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड है। वैसे ये आगे भी मैं आपको बता दूंगा। नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में कुछ अवधारणाएं या कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखे हैं। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं या इलेप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन किसी विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। विकिरण का मतलब है उनसे एक प्रकार का रेडिएशन नहीं निकलता है। ऊपर रदरफोर्ड ने ये बात कही थी कि जब इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के चारों तरफ कक्षाओं में चक्कर काटते हैं तो उनसे एक रेडिएशन एनर्जी का हरासमेंट होता है और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इस तरीके से बातें की थी। तो यहाँ पे बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स विविक्त कक्षा में रोटेट करते हैं, स्पिन होते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिट्स जो कोषों में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं उनको ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल कहते हैं। यहाँ पे कोष कहते हैं। वैसे परमाणु की संरचना के बारे में आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे जो है न्यूक्लियस से शुरू होते हैं हमारे KLM करके, हम इनको कोष कहते हैं। तो उन कोषों को यहाँ पे हम एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर कहते हैं। एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को कक्षा या कोष कहते हैं। ये बात आपने लिखी हुई है। इन्हें KLMN से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो ये सेल जो है या कोष जो है एनर्जी लेवल कहलाएंगे। इनको KLMN या हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहेंगे। इनको हम आगे बात करेंगे इनके बारे में। 1 2 3 4 आदि से रिप्रेजेंट करते हैं। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन परमाणु में निम्न ऊर्जा कक्षा में रहते हैं। ये बात किसी ग्राउंड स्टेट में एटम के लिए होती है जब वो कोई एनर्जी गेन नहीं करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु में निम्न ऊर्जा कक्षाओं में रहते हैं। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में रहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की इस स्टेट को या इस अवस्था को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। तो जब इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी रिसीव नहीं करता है या गेन नहीं करता है तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे है परमाणु के भीतर वो उसकी ग्राउंड स्टेट कहलाएगी। जैसे हम एटम्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी आएगी तो मूवमेंट करेगा वो। तो जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़कर हायर एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ जाएगा या उच्च ऊर्जा स्तर पर कूदेगा, या हम इसको कहते हैं अर्थात जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्षा से उच्च ऊर्जा कक्षा में कूदता है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल, तो ये क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ऊर्जा को अवशोषित करेगा। इस अवस्था को हम उत्तेजित अवस्था या इंग्लिश में हम इस स्टेट को कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। इस प्रकार अवशोषित ऊर्जा का मान, जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, उसका मान उच्च तथा निम्न कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। तो हम ये देखेंगे कि निम्न एनर्जी लेवल पर निम्न निम्न लोअर एनर्जी ऑर्बिटल या निम्न कक्षा में उसकी ऊर्जा क्या थी और उच्च ऊर्जा कक्षा में उसकी एनर्जी क्या है। उच्च कक्षा की एनर्जी और निम्न कक्षा की एनर्जी को अगर हम घटा दिया जाए तो वो हमारा एक अंतर कहलाएगा, या हम इसे डेल्टा ई कह सकते हैं। आप इसको एनर्जी डिफरेंस कहलाएगा ये डेल्टा ई। तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। यदि हम यहाँ पे गणितीय भाषा में क्या लिख सकते हैं, यदि निम्न तथा उच्च ऊर्जा की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E1 तथा E2 है तो अवशोषित ऊर्जा का मान हमारे पास ये आ जाएगा E2 माइनस E1। तो E2 माइनस E1 भी हमारा जो है जो क्वांटा है, क्वांटा की फ्रीक्वेंसी न्यू के समानुपाती होगी एनर्जी। तो फिर से हम एक कांस्टेंट ले लेंगे H, प्लांक कांस्टेंट H। तो E2 माइनस E1 इजकल टू H न्यू। तो यहाँ पे H जो है एक प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक साइंटिस्ट होंगे, इनके नाम के आधार पर इसको हमने कह दिया प्लांक नियतांक।
और न्यू जो है यहाँ पे क्वांटम की फ्रीक्वेंसी है, उसके अवशोषित ऊर्जा की आवृत्ति है हिंदी में। और h जो है यहाँ पे होगा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षाएं छोड़कर उच्च कक्षाओं में पहुंच जाते हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को छोड़ने के पश्चात हायर एनर्जी ऑर्बिटल पे पहुंचता है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। ऊर्जा का या तो वो अवशोषण होगा या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ऊर्जा अवशोषित करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इससे भी उच्च कक्षाओं में पहुंच जाएंगे। मतलब हायर एनर्जी, बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन पहुंच सकता है। फिर जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी धीरे धीरे कम होगी तो लौट कर अपनी पूर्व अवस्था यानी कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल पर आ सकता है। तो यहाँ पर वो बात लिखी गई है कि इलेक्ट्रॉन लौट कर अपनी मूल अवस्था में आ जाए तथा इस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज करेगी तो वो अपने अंदर से एक रेडिएशन उत्सर्जन निकालता है, तब वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तब वो जो है एनर्जी को इमिट करेगा या बाहर निकालेगा। परमाणु की उत्तेजित अवस्था में यदि ऊर्जा के अवशोषण की संभावना नहीं है, अगर वो ऊर्जा को अवशोषित नहीं करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उस समय वो एनर्जी को बाहर निकालता है। जब इलेक्ट्रॉन दूर वाली कक्षा से बहुत दूर वाली कक्षा से नज़दीक वाली कक्षा में लौटता है, तब ऊर्जा का वो क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा या एनर्जी को इमिट करेगा, बाहर निकालेगा। तो ये एनर्जी आएगी उस समय हायर एनर्जी ऑर्बिटल E2 माइनस लोअर एनर्जी ऑर्बिटल E1 इक्वल टू एच न्यू। अब इसमें आती हैं बोर के परमाणु मॉडल में कमियां, ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो ये कमियों को पूछा जा सकता है, ये आपसे प्रश्न बन सकता है कि बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या हैं या उसकी कमियां क्या हैं। तो पहला पॉइंट है कि बोर का परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पर लागू होता है, ऐसे एटम्स जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब है कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसका जो स्पेक्ट्रोस्कोप से जो इसका स्पेक्ट्रम मिलेगा, उसकी व्याख्या बोहर के एटॉमिक मॉडल से की जा सकती है। इसी प्रकार He+ है, तो He+ आयन का मतलब हो गया हीलियम का आयन। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 का अर्थ होता है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और यहाँ पे एक नई चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। और हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो 4 होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अंतर देख लीजिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा, परंतु हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हीलियम का अगर हम हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दें तो उस पर एक प्रोटॉन बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एक। तो इसलिए He+ इसका भी अगर हम स्पेक्ट्रोमीटर से स्पेक्ट्रम ले लें और उस स्पेक्ट्रम की स्टडी करें तो यहाँ पे भी बोर मॉडल उसकी व्याख्या करने में सफल होते हैं। परंतु एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु, एक से अधिक परमाणु एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में बोर का परमाणु मॉडल असफल रहा। तो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु क्या होते हैं, जैसे हीलियम के बाद के परमाणु जो हमारे आते हैं, लिथियम के परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक से अधिक हो जाएगा। लिथियम है, फिर बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, इनके एटॉमिक नंबर बढ़ते जाते हैं 5, 6, 7। तो ऐसे ही इनमें इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएंगे 5, 6, 7, 8। ऑक्सीजन में 8 होंगे, फ्लोरीन में 9 होंगे। तो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जो भी होंगे उनके स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा प्राप्त स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में बोर मॉडल असफल रहा है। अगला पॉइंट है उच्च विभेदन क्षमता, हाई रिजॉल्विंग पावर वाले स्पेक्ट्रोस्कोप, जो जिसकी भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा हो, हाई पेनिट्रेटिंग पावर भी यहाँ पे कह सकते हैं आप इसको। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर
उपकरण है स्पेक्ट्रोस्कोप एक, उसके द्वारा हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की रेखाएँ प्राप्त करते हैं। वो हमें सिंगल रेखाएँ आभास होता है कि उनमें सिंगल रेखाएँ प्राप्त हो रही हैं, परंतु वास्तव में वो सिंगल नहीं होती हैं, वो कई सारी रेखाओं का समूह है। और हाइड्रोजन के परमाणु के सूक्ष्म संरचनाएँ, जो हमारा फाइन स्ट्रक्चर होगा हाइड्रोजन के सूक्ष्म रेखाएँ जो हमें मिली हैं बहुत सारी, उसकी भी व्याख्या करने में बोर का परमाणु मॉडल असफल रहा है। तो यहाँ पे प्रयोगों के आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि जिस वस्तु से उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, वस्तु जो भी होती हैं वो एटम्स का एक फॉर्म होती हैं। जो भी वस्तुएं हैं वो परमाणु से मिलकर बनी होती हैं और हर परमाणु में उस परमाणु की प्रकृति के अनुसार इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उन सभी पदार्थों के जो स्पेक्ट्रम होंगे, उस स्पेक्ट्रम को अगर हम, जो हमने पदार्थ से स्पेक्ट्रम प्राप्त किया है स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा, उस स्पेक्ट्रम को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, तो उसके स्पेक्ट्रम की रेखाएं कई रेखाओं में विभक्त हो जाती हैं या वो टूट जाती हैं। जब वो स्पेक्ट्रम कई सारी रेखाओं में टूटता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, तो इस प्रभाव को, जिससे हमारी जो है स्पेक्ट्रम की लाइनें कई सारी लाइनों में टूट जाता है, वो उसे हम कहते हैं जीमान प्रभाव। जीमान प्रभाव की व्याख्या बोहर के परमाणु मॉडल से संभव नहीं हो पाई। तो इस प्रकार से बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या की जाती है कि ये जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जो हमारा स्पेक्ट्रम प्राप्त होता था, बहुत सारी लाइनों वाला जो स्पेक्ट्रम होता था, उसकी व्याख्या करने में हमारा बोर मॉडल असफल रहा है। तो यहाँ पे हम इतना ही आपको समझाएंगे। इसके बाद जो है आपको सिलेबस मैंने व्हाट्सअप किया हुआ, तो इसमें सिलेबस के आधार पर हम आगे बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट। इसका मतलब है यहाँ पे ये मैटर मतलब जो है डुअल का मतलब होता है द्वैत व्यवहार। द्वैत व्यवहार प्रकाश का द्वैत व्यवहार और प्रकृति, उसकी बात करेंगे हम। और अगला जो टॉपिक होगा इसमें डी ब्रोगली सा रिलेशनशिप, डी ब्रोगली का एक संबंध आएगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसका मतलब हो जाएगा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ये पढ़ेंगे आप। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे। कक्षकों की संकल्पना है, तो ये कक्षक ऑर्बिटल क्या होते हैं इसकी डिटेल अगर हम आगे बात करेंगे। क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याओं की बात करेंगे। शेप ऑफ एस एंड पी एंड डी ऑर्बिटल, एस पी और डी ऑर्बिटल की आकृतियों की बात होगी। रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, इसकी भी बात हम आगे वाले टॉपिक में करेंगे। और बाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे इसमें, और बाउ का सिद्धांत पढ़ेंगे। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, पाउली अपवर्जन का सिद्धांत से हिंदी में लिखा होगा। एंड हुंड्स लॉ, हुंड का नियम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम पढ़ेंगे, यानी कि परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, तो स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थायित्व। आधे भरे हुए और पूर्ण भरी हुई कक्षकों के स्थायित्व की बात आगे के टॉपिक में हम इसमें करेंगे। और इतना ही हमने इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कवर करना है।